हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो 2023 एमपी, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी है। तो चलिए इस प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में मुद्रालय की स्थापना के बाद हिंदी गद्य का कौन सा रूप जनता के सामने आया? आधुनिक युग में मुद्रालय की स्थापना के बाद हिंदी गद्य का कौन सा रूप जनता के सामने आया? वह कहानी के रूप में आया हिंदी गद्य, कि उपन्यास के रूप में आया, कि निबंध के रूप में आया, कि डायरी के रूप में? फटाफट आंसर कीजिए। तो वह कहानी के रूप में आया। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, खड़ी बोली का परिष्कृत व मनोरम रूप किस रचना में मिलता है? खड़ी बोली का परिष्कृत व मनोरम रूप किस रचना में मिलता है? भाषा योग वशिष्ठ में मिलता है, कि विकलांग श्रद्धा के दौर में मिलता है, कि वेणी संहार में मिलता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो वह भाषा योग वशिष्ठ में मिलता है, जिसके रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी है। जबकि विकलांग श्रद्धा के दौड़ हरिशंकर परसाई की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह किस संधि का लक्षण है? वृद्धि संधि का लक्षण है, कि गुण संधि का लक्षण है, कि अयादि संधि का लक्षण है, कि उक्त सभी के? तो अ और आ चाहे अ रहे शुरू में ही, शुरू के प्रथम वर्ण के लास्ट के अक्षर को, या अ रहे या आ रहे, लेकिन उसके बाद जैसे है रमेश, तो इसका संधि विच्छेद है रमा। आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है, तो रमा धन ईस। ये देखिए रमा धन ईस। तो यह आ के बाद ई आ गया ना, छोटी ई आए या बड़ी ई आए, आ के बाद छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, मिल के ए हो जाता है, रमेश हो जाता है, रमेश। तो ए हो गया ना, तो यह गुण संधि के लक्षण है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। जबकि वृद्धि संधि का किसी भी अ या आ के बाद ए या आए आए तो वह वृद्धि संधि हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। खसखुरा या गुरखाली कहाँ की राज्य भाषा है? वह भारत की राज्य भाषा है, कि नेपाल की, कि राजस्थान की, कि पंजाब की? तो खसखुरा या गुरखाली राजभाषा नेपाल की है, और भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्रुपद गायन का संबंध हिंदी भाषा की किस बोली से माना जाता है? खड़ी बोली से, कि अवधी से, कि ब्रजभाषा से, कि बघेली से? तो ध्रुपद गायन का संबंध ब्रजभाषा से माना जाता है। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रजभाषा से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण, क्रिया का अधिक तीव्रता से अनुभव करने में सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? अलंकार की यह परिभाषा किसने दी? जो लिखा है, भाव को उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण, क्रिया का अधिक तीव्रता से अनुभव कराने में सहायक उक्ति को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यह परिभाषा पंत जी ने दी, कि शुक्ल जी ने, कि प्रसाद जी ने, कि बच्चन जी ने? इसका आंसर बताइए कौन सा सही होगा। फटाफट आंसर कीजिए।
तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा है। अलंकार के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शब्दहु ते कहु अर्थ ते आ कहु दुहते उर आनी आ अभिप्राय जिनि भाति जहे अलंकार सो मानी। अलंकार सो मानी। शब्दहु ते कहु अर्थ ते कहु दुहते उर आनी अभिप्राय जिय भाति जे अलंकार सो जानी। यह उक्त अलंकार की परिभाषा किसकी है? यह ठाकुर जी ने परिभाषा दिया है अलंकार की, कि पद्माकर जी ने, कि बोधा ने, कि मणिराम ने। 7वां क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो यह पद्माकर जी ने अलंकार की परिभाषा दिया है कि शब्दहु ते कहु अर्थ ते कहु दुहते उर आनी अभिप्राय जी भाति ते अलंकार सो जान। जो शब्द अर्थ जो वस्तु शब्द और अर्थ को उजागृत करता है उसी को अलंकार के अभिप्राय के रूप में जानना चाहिए। सेज पर संस्कृति नामक उपन्यास, देखिए यह उपन्यास विधा की रचना है। यह किसके द्वारा उपन्यास रचा गया है? इस उपन्यास को सेज पर संस्कृति उपन्यास को गोपाल राम राय ने लिखा है, कि मधु कंकरिया ने लिखा है, कि गिरिजा दत्त व्यास जी ने, कि दिनकर जी ने। सेज पर संस्कृति नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। तो यह मधु कंकरिया जी का उपन्यास है सेज पर संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी हिंदी में रंगनाथ की वापसी नाम से श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी। अब पूछेगा राग दरबारी किसकी रचना है? तो श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है। का हिंदी में रंगनाथ की वापसी नाम से किसने अनुवाद किया? और श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी उपन्यास था, इसका हिंदी में रूपांतरण रंगनाथ की वापसी। राग दरबारी का नाम क्या रख दिया गया? रंगनाथ की वापसी नाम से किसने अनुवाद किया? लक्ष्मीकांत वर्मा ने किया, कि गिरीश रस्तोगी ने किया, कि गिरिजा कुमार माथुर ने किया, कि हरिशंकर व्यास ने किया? किसने किया? फटाफट आंसर कीजिए। तो यह गिरीश रस्तोगी ने किया। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर, गिरीश रस्तोगी ने किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्धनारीश्वर किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है, कि विष्णु प्रभाकर की है, कि उक्त दोनों की है, कि इनमें से कोई का नहीं? तो अर्धनारीश्वर कृति दिनकर जी की भी है, विष्णु प्रभाकर की है। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर, उक्त दोनों की है। दोनों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना किया है। अर्धनारीश्वर नाम से रचना दोनों ने किया है। तो अर्धनारीश्वर नाम से रचना दोनों ने किया है। तो निबंध विष्णु प्रभाकर ने निबंध लिखा है। विष्णु प्रभाकर ने निबंध लिखा है। हजारी प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर ने, विष्णु प्रभाकर ने दिनकर ने निबंध लिखा है, निबंध, जबकि विष्णु प्रभाकर ने रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर नाम से निबंध लिखा है, जबकि विष्णु प्रभाकर ने अर्धनारीश्वर नाम से उपन्यास लिखा है। उपन्यास लिखा है, अंतर बस इतना ही है। तो विधा अगर अलग अलग पूछना होगा तो विधा देगा, और नहीं तो रचना अर्धनारीश्वर पूछेगा तो या तो दिनकर जी ऑप्शन में रहेगा या तो विष्णु प्रभाकर, और नहीं तो अगर दोनों लोग शामिल रहेंगे तो विधा का नाम देकर पूछेगा कि उपन्यास है कि निबंध है।
कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा का लक्षण है? पश्चिमी है का है कि पूर्वी का है कि बिहारी हिंदी का है कि इनमें से कोई का नहीं? कि कर्ता के साथ हमने नहीं कहा राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, तो राम कर्ता है, उसके साथ ने का प्रयोग किस बोली में नहीं होता है? फटाफट आंसर कीजिए। किस बोली में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है? तो वह पूर्वी हिंदी में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। पूर्वी हिंदी के कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं। 3 बोलियां हैं। कौन है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ या मिला? अशोक के फूल पर कि अशोक पर आलोक पर्व पर कि शिरीष के फूल पर कि पुरुरवा पर? तो वैसे यह सारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो इसमें किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आप लोगों को वही बताना है। फटाफट आंसर कीजिए। तो आलोक पर्व पर, आलोक पर्व नामक निबंध पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यापति के पदावली के सिंगारिक पदों को नागिन का लहर किसने कहा? दिनकर जी ने कहा कि निराला जी ने कहा कि परशुराम चतुर्वेदी जी ने कहा कि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा? फटाफट आंसर कीजिए कि विद्यापति के पदावली के सिंगारिक पदों को नागिन की लहर किसने कहा? तो वह है निराला जी। निराला जी ने विद्यापति के पदावली की पदों को या श्लोकों को नागिन की लहर कहा। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, आज क्यों तेरी वीणा मौन है? यह कथन किसका है कि आज क्यों तेरी वीणा मौन है? यह पंत जी की है कि निराला जी की कि महादेवी जी की कि प्रसाद जी की? फटाफट आंसर कीजिए। यह किसका कथन है कि आज तो क्यों तेरी वीणा मौन है? आज क्यों तेरी वीणा मौन है, किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। तो यह महादेवी जी ने कहा है कि आज क्यों तेरी वीणा मौन है। कथन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक मैसेज आया था मेरे पास, उसमें किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि यह क्लास बोरिंग लग रही है। तो पढ़ाई तो बोरिंग लगती ही है शुरू शुरू में, लेकिन जिसको पढ़ने का फिर आदत लग जाता है तो यह पढ़ाई उसके लिए अच्छा हो जाता है। तो आप लोग अच्छे से शुरुआत कीजिए, रोज़ रोज़ कंटिन्यू पढ़ेंगे तो पढ़ाई में भी रुचि होने लगेगी। पढ़ाई में वैसे जल्दी रुचि लगता नहीं है, अच्छे काम में नहीं लगता है, बुरे काम में रुचि ज़रूर लगता है। तो बादल राग किसकी रचना है? पंत जी की है कि निराला जी की है कि प्रसाद जी की है कि बच्चन जी की है? बादल राग। और बादल राग एगो कविता है, यह एक क्या है? कविता विधा की रचना है बादल राग। और यह किसकी कविता है? क्वेश्चन नंबर 15 का, तो यह निराला जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रणय पत्रिका किसकी रचना है? प्रणय पत्रिका किसकी रचना है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है कि बच्चन जी की है कि रामविलास शर्मा जी की है कि प्रताप नारायण मिश्र जी की है? फटाफट आंसर कीजिए कि प्रणय पत्रिका किसकी रचना है। और कमेंट करने वाले राजू नाम से कोई बच्चा था, वही वह कमेंट किया था कि क्लास बोरिंग लग रही है। तो बोरिंग नहीं लगेगी क्लास, आप कंटिन्यू पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बोरिंग क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। अब बोरिंग लगे चाहे कुछ भी लगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही। जब एग्ज़ाम क्लियर करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही।
क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? तो यह बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है प्रणय पत्रिका। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की अंतिम रचना कौन सी है? धूम्रवलय है कि कृष्णार्जुन है कि साहित्य देवता है कि युग संधि है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की अंतिम रचना का नाम बताइए, फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो यह धूम्रवलय है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का अंतिम कृति धूम्रवलय है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, बलदेव खटिक नामक कविता, देखिए कविता विधा की रचना है, विधा भी नोट डाउन कीजिएगा। बलदेव खटिक नामक कविता किसकी कृति है? लक्ष्मीकांत शर्मा की है कि लीलाधर जगूड़ी की है कि रामविलास शर्मा की है कि प्रताप नारायण मिश्र की है? बलदेव खटिक नामक कविता किसकी है? तो यह है लीलाधर जगूड़ी की। लीलाधर जगूड़ी की कविता है बलदेव खटिक। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक पुरुष और किसकी रचना है? एक पुरुष और किसकी रचना है? लक्ष्मीकांत शर्मा की है कि डॉक्टर विनय की है कि सौमित्र मोहन की है कि रामकुमार वर्मा की है? किसकी कृति है एक पुरुष और? फटाफट आंसर कीजिए। एक पुरुष और किसकी कृति है? तो डॉक्टर विनय जी ने लिखा है एक पुरुष और। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। समय से मुठभेड़ नामक काव्य रचना किसके द्वारा रचित है? रामविलास शर्मा इसके राइट आंसर हैं कि जैनेन्द्र कुमार की डॉक्टर नगेंद्र की अदम गोंडवी? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का घ अदम गोंडवी ने लिखा है समय से मुठभेड़ नामक रचना अजय अदम गोंडवी जी ने लिखा है और यह एक प्रकार का निबंध है। यह एक प्रकार का निबंध विधा की रचना है समय से मुठभेड़। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, संस्मरणों के सुमन किस रचनाकार की कृति है? रामकुमार वर्मा की है कि जैनेन्द्र कुमार की है कि मीराकांत की है कि प्रताप नारायण मिश्र की है? संस्मरणों का सुमन किसकी रचना है? फटाफट आंसर कीजिए। तो यह रामकुमार वर्मा द्वारा रचित रचना है संस्मरणों के सुमन। क्वेश्चन नंबर 22 है, यात्रा संस्मरण की पहली रचना कौन सी है? पैरों में पंख बांधकर है कि मेरी जापान यात्रा है कि अरे ये यावर रहेगा याद या चीड़ों पर चांदनी? तो यह सारे यात्रा संस्मरण की रचनाएं हैं, लेकिन पहली रचना पूछ रहा है, तो पहली रचना कौन होगा? फटाफट आंसर कीजिए। तो अरे या यावर रहेगा याद, यात्रा संस्मरण की पहली रचना है अरे या यावर रहेगा याद, और यह अज्ञेय जी की कृति है। अज्ञेय जी की कृति है। पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। मेरी जापान यात्रा राहुल संस्कृत्यायन जी की रचना है। चीड़ों पर चांदनी है निर्मल वर्मा की। चीड़ों पर चांदनी किसकी रचना है? किसकी यात्रा साहित्य है? निर्मल वर्मा की यात्रा साहित्य है चीड़ों पर चांदनी। तो इसका ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय सीमा क्या निर्धारण किया है? 1300 से 1700 ईस्वी तक कि 1700 से 1900 ईस्वी तक कि 1812 से 1915 ईस्वी तक कि 1900 से 1920 ईस्वी तक? फटाफट आंसर कीजिए। तो यह संवत है। संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का समय सीमा निर्धारित किया है।
जो लक्षण ग्रंथों का निर्माण करते हैं उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क है गुरु के नाम से, आचार्य के नाम से, कवि के नाम से कि विद्वान के नाम से। जो लक्षण ग्रंथों की रचना करते हैं उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो उन्हें आचार्य के नाम से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्र प्रकाश किस कवि की रचना है? लाल कवि की है कि भूषण की है कि देव कवि की है कि नारायण मिश्र की है? छत्र प्रकाश। छत्र का प्रकाश मेरे लाल ही करेंगे, तो यह लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, नीचे लिखित रचनाओं में से मतीराम की रचना कौन है? कौन सी रचना मतीराम की है? अलंकार पंचाशिका कि वृत्त कौमुदी कि ललित ललाम की उक्त सभी? फटाफट आंसर कीजिए। इसमें से मतीराम की रचना कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। अलंकार पंचाशिका मतीराम, वृत्त कौमुदी मतीराम, ललित ललाम मतीराम। ललित ललाम इनके इम्पोर्टेंट रचना है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसे आईएमपी लगा लीजिए, आईएमपी लगा लीजिए। और इसको ललित ललाम, तो ललाम मतलब मती, ललाम में लिख गया है, तो ललित ललाम मतीराम, वृत्त कौमुदी मतीराम, अलंकार पंचाशिका मतीराम। तो उक्त सभी रचनाएं मतीराम द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति किसके बारे में कहा गया है? जन्म ग्वालियर जानी रहे मथुरा बसी ससुराल, यह उक्ति किस कवि के बारे में कहा गया है? तुलसीदास जी के बारे में कि सूरदास की कि बिहारी जी की कि ठाकुर जी की? फटाफट आंसर कीजिए कि यह उक्ति किसके बारे में कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का फटाफट आंसर कीजिए। बिहारी जी के बारे में कहा गया है। 27 क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा। यह बिहारी जी के बारे में कहा गया है। प्रताप शाही के दरबार में किस कवि का स्थान है? प्रताप शाही के दरबार में किस कवि का स्थान है? मणिराम का है कि घनानंद का है कि पद्माकर का है कि बोधा का है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? ग होगा। पद्माकर, प्रताप शाही के दरबार में किस कवि का निवास था? तो पद्माकर जी का था। क्वेश्चन नंबर 29 है, देव कहाँ के निवासी थे? इटावा के थे कि लमही के थे कि मैनपुरी के थे कि प्रयाग के थे? तो देव इटावा के निवासी थे। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। जबकि लमही के निवासी प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? पद्माकर की है कि प्रताप शाही की है कि पद्म सिंह शर्मा की है कि जयशंकर प्रसाद का है? व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? तो यह प्रताप शाही जी की रचना है। व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। तंत्रीनाथ कवितरस सरस रात रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तरे, यह किसकी पंक्ति है? मणिराम की है कि बिहारी की है कि सूरदास की है कि रसखान की है? तंत्रनाथ कवितरस सरस राग रतिरंग। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या कौन सा आंसर सही रहेगा? तो ऑप्शन नंबर ख, यह बिहारी जी की पंक्ति है। मलेच्छु पर शेर शिवाजी हैं, मलेच्छु पर शेर शिवाजी हैं, यह पंक्ति किसकी है? दिनकर की है कि मैथिल शरण गुप्त की है कि स्नेही जी की, राम शुक्ल स्नेही जी की है कि भूषण जी की है? गया प्रकाश शुक्ल स्नेही जी की है कि भूषण जी की है?
तो मल्लेच्छऊ पर शेर शिवाजी हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का घ राइट आंसर। यह कवि भूषण द्वारा लिखा गया है। यह शिवराज भूषण से लिया गया पंक्ति है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी शुभ्रन सरस सुभित आभूषण बिन न विराजिए कविता बनिता मित। देखिए छोटा, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी शुभ्रन सुरस सुभृत आभूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित। यह किसकी पंक्ति है? द्विदेव की है कि केशवदास की है कि सेनापति की है कि बुद्धिसेन की है? फटाफट आंसर कीजिए, यह किसकी पंक्ति है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? यह केशवदास की पंक्ति है। यह अलंकार की विशेषता के बारे में बताते हुए कहे हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी शुभ्रम सुरुष सुबुद्धि। जिस प्रकार एक सुलक्षणी नारी बिना भूषण के, बिना आभूषणों के वनिता माने स्त्री विराजमान नहीं होती, सुंदर नहीं लगती, सुशोभित नहीं होती, उसी प्रकार कविता बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होता। तो यह केशवदास की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, डॉक्टर नागेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को क्या माने हैं? डॉक्टर नागेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को क्या माने हैं? कवि माने हैं कि शिक्षक माने हैं कि आचार्य माने हैं कि उक्त सभी माने हैं? फटाफट आंसर कीजिए। तो डॉक्टर नागेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को कवि, शिक्षक और आचार्य सभी माने हैं, उक्त सभी। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इत आवत उत जात, इत आवत चली जात उत चले छ सातक हाथ। यह पंक्ति किसकी है? रहीमदास की है कि कबीरदास की है कि बिहारी दास की है कि तुलसीदास की है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो यह फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35। तो यह रहीमदास की पंक्ति है। इत आवत चले जात चले छ सातक हाथ। बानन में, बागन में, यह बागन है। बनन में, बागन में, यह ब है। बनन में, बागन में बगरू बसंत है। बनन में, बागन में बगरू बसंत है। बनन में, बागन में बगरू बसंत है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास है कि लाटानुप्रास है कि विद्यानुप्रास है कि अंत्यानुप्रास है? फटाफट आंसर कीजिए। तो यह वृत्त्यानुप्रास है, क्योंकि ब की आवृत्ति बार बार हुई है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो वहाँ पे वृत्त्यानुप्रास होता है। और छेकानुप्रास एक ही वर्ण की दो बार मात्र वर्णन हो। किसी पंक्ति या कविता में एक ही वर्ण का बस दो बार प्रयोग हो तो वहाँ पे छेकानुप्रास होता है। और लाटानुप्रास वह होता है जो एक ही पंक्ति का दो बार प्रयोग हो, वहाँ पे लाटानुप्रास होता है। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर प्रतीक और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला, प्रेम मार्ग का ऐसा धीर प्रतीक और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि डॉक्टर नारायण दास का है कि केशव दास का है? फटाफट आंसर कीजिए।
तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फटाफट इसका क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा में दूसरा कभी नहीं है। तो यह और पूछ देगा यह किसके बारे में कहे हैं, तो यह कहे हैं घनानंद के बारे में। घनानंद के बारे में कहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अति सूधो स्नेह को मारक है, जहाँ नेकु सयानकु बाट नहीं। यह किसकी पंक्ति है? बोधा की है कि आलम की है कि घनानंद की है कि मणिराम की है? तो रीतकालीन कवि ऐसे हैं कि वह अक्सर कभी प्रेम में बंधे हुए थे और प्रेम परक रचनाएं रचे हैं। उसमें किसी ने प्रेम को बहुत सहज माना है और किसी ने माना है कि प्रेम तलवार के धार पर चलने के समान है। तो यह किसकी पंक्ति है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो यह ग होगा। घनानंद बोले हैं कि अति सूधो स्नेह को मारा गया, जहाँ नेक सयाना को बात नहीं। कि प्रेम करना अत्यंत सहज है, वहाँ पे कोई किसी प्रकार का सयानापन या छल कपट का कोई स्थान नहीं है। जबकि वहीं पे बोधा कहते हैं कि यह प्रेम को पंथ महान महातलवार की ढाल पे ढावन है। यह प्रेम को तलवार पर चलने के समान बताए हैं। तो यह प्रेम को बोधा प्रेम को कठिन बताए हैं, जबकि घनानंद प्रेम को सहज बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। नैन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनो करे। पंक्ति किसकी है? नैन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनो। कि जो हमारे आँखों में हमेशा बसे रहते थे, वह अब कहानी के तरह उनके बारे में सुनना पड़ रहा है। यह आलम जी ने कहा है कि ठाकुर जी ने कि द्विजदेव जी ने कि घनानंद जी ने? यह किसके द्वारा कहा गया पंक्ति है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। और आलम कवि के प्रेमिका का क्या नाम था? सुभान था। आलम कवि के प्रेमिका का नाम सुभान था, जबकि घनानंद के प्रेमिका का नाम सुजान था। यह सेठ रंगरेगजिन से प्रेम करते थे आलम, और उसके कारण अपना ब्राह्मण धर्म छोड़ के और मुसलमान बन गए आलम कवि। किस कवि का संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? किस कवि के संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के, केशवदास के, दादू दयाल के कि मणिराम के? फटाफट आंसर कीजिए। तो केशवदास के संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। सिंधु तरयो उनको बरना, तुम पे धनुरेख गई न तरी। सिंधु तरयो उनको बरना, तुम पे धनुरेख गई न तरी। यह किसकी पंक्ति है? कुतुबन की है कि मंजन की है, केशवदास की है कि मैथिली शरण गुप्त की है? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा? तो यह केशवदास की पंक्ति है कि सिंधु तरयो उनको बरना, तुम पे धनुरेख गई न तरी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा है कि रूपक है कि उत्प्रेक्षा है कि यमक है? फटाफट आंसर कीजिए। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 42 का
ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर होगा, यमक होगा। जब एक ही शब्द दो बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, जैसे ऊंचे भवनों में जो रहती हैं, रहने वाली थी पार्वती के बारे में यह कहा गया है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, मतलब ऊंचे राजा की पुत्री थी और ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली अब ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के अंदर रहने पर मजबूर हैं। तो इस पंक्ति में यमक अलंकार है। यह पार्वती जी के बारे में वर्णन मिलता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल आली कली सी हो शोभधो आगे कौन हवाल। यह पूरी पंक्ति है। तो यह पंक्ति किसकी है, किसके बारे में कहा गया, किसकी है? मीराबाई की है कि तुलसीदास की है कि बिहारी की है कि प्रताप नारायण मिश्र की है? तो यह पंक्ति बिहारी दास की है। यह पंक्ति बिहारी दास की है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। और यह राजा जय सिंह के को समझाने के लिए यह पंक्ति लिखे थे कि वह राजा दूसरी शादी किए थे राजा जय सिंह, तो वह अपने पत्नी के प्यार में इतना, दूसरी पत्नी के प्यार में इतने डूबे थे कि राजकाज सब छोड़ दिए थे। तो बिहारी जी उस समय हर एक राजा के दरबार में एक कवि हुआ करते थे। तो राजा जय सिंह के दरबार में बिहारी जी कवि के रूप में प्रतिष्ठित थे, राजकवि के रूप में। तो वही राजा को जगाने के लिए कि आप युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और अपना राजकाज देखो। जब कली मतलब रानी इतनी नहीं है तो ये हाल है, तो जब रानी पुरानी हो जाएंगी तब तो आप का हाल और ख़राब हो जाएगा। तुलसी गंग दोऊ भय, भय है। तुलसी गंग धोऊ भय शु कवियन के सरदार। यह पंक्ति किसकी है? सेनापति की है कि भिखारी दास की है कि बिहारी की है कि द्विजदेव की है? तुलसी गंग दोऊ भय शु कवियन के सरदार किसकी पंक्ति है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 का यह भिखारी दास की पंक्ति है। तुलसी गंग दोऊ भय शु कवियन के सरदार। ऑप्शन नंबर, इनकी काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, ये ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है। पद्माभरण का वर्णन का विषय क्या है? पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? रस निरूपण का है कि अलंकार निरूपण है कि छंद निरूपण है कि इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। पद्माभरण अलंकार निरूपण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारिक कवि कौन है? घनानंद है कि ठाकुर है कि द्विजदेव है कि बोधा है? रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारिक कवि कौन है? तो वह द्विजदेव है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है। चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाए। यह पंक्ति किनकी है? द्विजदेव कवि की है कि केशवदास की है कि द्विजदेव की है कि सेनापति की है? तो यह केशवदास ने कहा है। केशवदास पंडित थे, सुंदर सुंदर नायिकाएं उनके पास आती थी और उनको ब्राह्मण मानती थी और उनका पैर छू के बाबा कह के चली जाती थी। वही कहते थे कि यह पूजा पाठ करना और यह साहित्य लिखना भी बेकार है कि इतने सुंदर सुंदर आ रही हैं नायिकाएं और हमें बाबा कह के जा रही हैं, हमसे कोई प्रेम नहीं कराए। तो इसी पर यह पंक्ति लिखे कि चंद बदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाए। तो यह केशवदास की पंक्ति है और केशवदास रीतिकालीन कवि थे। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन अभत आधम व्यंजना रस कहे उल्टा कहत नवीन। यह पंक्ति किसकी है? देव की है कि ठाकुर की है कि केशवदास की है कि ये सभी की है? तो अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन। यह किसकी कवि है? क्वेश्चन नंबर
48 का क्या रहेगा? तो यह देव कवि की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, हरनी के नैनामते, हरनी के नयन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है कि यमक अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। तो इसमें यमक अलंकार है। हरनी के नैनामते, हरनी के नयन, जहाँ एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हो और उसका अर्थ अलग निकले तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। कुंदन को रंग फीके लगे, झलके अति अंगन चारु गोसाई, यह किसकी पंक्ति है? कुंदन को रंग फीके लगे, झलके अति अंगन चारु गोसाई, यह घनानंद की पंक्ति है कि बोधा की है कि मतीराम की है कि देव की है? तो यह मतीराम की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। मतीराम जी की पंक्ति है कि कुंदन को रंग फीके लगे, झलके अति अंगन चारु गोसाई। तो आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, जो 2023 यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस मध्य प्रदेश वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए यह क्वेश्चन बेहद उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों को हल कीजिए और अपना फीडबैक हमें दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।